फिर लास्ट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्टार्ट किया था कैलिब्रेशन का टॉपिक है। कैलिब्रेशन क्या है कि हम किस तरीके से डिफरेंट एस्टिमेट्स को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में को यूटिलाइज करने के लिए, एस्टिमेशन के लिए, और उन प्रोजेक्ट्स के डाटा को किस तरीके, वो जो हमारे पास एस्टिमेशन का डाटा है उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करके ओवरऑल प्रोजेक्ट की एफर्ट, कॉस्ट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 3 टाइप ऑफ डाटा हमने डिस्कस किया था। वी हैव इंडस्ट्री डाटा, ऑर्गेनाइजेशनल और हिस्टोरिकल डाटा, और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डाटा। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है। अवॉइड सब्जेक्टिविटी एंड अनफाउंडेड ऑप्टिमिज्म। ठीक है। तो जब हम हिस्टोरिकल डाटा यूज कर रहे होते हैं, तो हिस्टोरिकल यूज करते हुए हमारे पास क्या होता है कि हम एज इट इज वही एजम्पशन को लेकर इस प्रोजेक्ट पर मैप कर रहे होते हैं कि क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा है तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जो हिस्टोरिकल डाटा है वो टोटली इस प्रोजेक्ट पे भी मैप हो जाएगा, और उसी के बेसिस पे हम एजम्पशंस बना रहे होते हैं। जबकि आप होना क्या चाहिए, यहाँ पे ये टिप क्या दे रहे हैं, यूज हिस्टोरिकल डाटा एज द बेसिस फॉर योर प्रोडक्टिविटी एजम्पशंस। जस्ट फॉर एजम्पशन आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डाटा को उठा के आप ये कहें कि ये करंट प्रोजेक्ट भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। ठीक है। With historical data, you use a simplifying assumptions that the next project will go about the same as the last project. जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस वक्त का एनवायरनमेंट अलग हो, इस वक्त का एनवायरनमेंट अलग हो, उस वक्त रिसोर्सेज और हो, अब रिसोर्सेज और हो। पहले जिस टेक्नोलॉजी पे काम हुआ था वो टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके एस्टिमेट में प्लस माइनस कर रही होती है। इसीलिए आप हिस्टोरिकल डाटा को ऐसा नहीं कि एज इट इज जैसे अब लास्ट प्रोजेक्ट हुआ था ये सेम प्रोजेक्ट भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। ठीक है। सो जो करंट प्रोजेक्ट में जो करंट सिनेरियो है, करंट आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी माइंड में रखेंगे। आप हिस्टोरिकल डाटा को तो यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ जो करंट सिनेरियो है उस करंट सिनेरियो को भी आप एक साथ एडजस्ट करके फिर एक नया एस्टिमेट देंगे। तो हिस्टोरिकल डाटा आपके पास एज अ गाइड यूज हो रहा होगा। हिस्टोरिकल डाटा आपके पास ऐसा नहीं कि आप उसी को ही फोकस करें। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिए, इस एग्जाम्पल को गो थ्रू कर लें और देखें कि क्या समझ में आया इसको, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक सिनेरियो उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ये एक मैनेजर और अपर मैनेजमेंट के बीच में जो है ये कन्वर्जेशन है, और जिसमें जो है वो एग्जीक्यूटिव जो अपर मैनेजमेंट चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रेड शो है और उसमें हमें उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। और मैनेजर जो है वो अपने एस्टिमेट्स लेकर आर्गुमेंट कर रहा है कि आप जो हमें टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करना है इस केस स्टडी को, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिर वो हम देख लेते हैं।
जी क्लास समझ में आया? क्या बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजर ने कोकोमो 2 का मॉडल यूज करते हुए एस्टिमेशन किए हिस्टोरिकल डाटा को यूज करते हुए, और आज के मतलब प्रीवियस डेट हिस्टोरिकल डाटा को मैप किया है कोकोमो के थ्रू, और उसके थ्रू जो उसने डिटेल निकाली है उस डिटेल में वो कह रहा है आई नो वी हैड अ गोल, कि हमारे पास गोल है कि हमें इस प्रोजेक्ट को इस रिलीज को 12 वीक्स में विद इन 12 वीक्स में कंप्लीट करना है। बट मेरे एस्टिमेट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अब वी विल नीड 16 वीक्स। अब ऐसा क्यों है? उसने फिर रीज़न बताया कि हमारे पास जो प्रोग्रामर कैपेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। सो उस पर जो है वो एग्जीक्यूटिव क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी जो स्टाफ है वो बिलो एवरेज है। हो सकता है कि आपने कुछ नए लोग हायर किए हों जो इतने बेटर ना हो, लेकिन ओवरऑल टीम जो है वो इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ को भी माइंड में रखें। तो मैनेजर कहता है ओके, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट इंजीनियर। तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, बहुत स्किल्स नहीं है, और उनकी कोई ट्रेनिंग सेशन हमने नहीं करवाए। तो उस पर एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि ये लोग भी बहुत टैलेंटेड हैं, और जो है कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई उनकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, बट स्टिल दे आर कैपेबल पर्सन। सो मैनेजर कह रहे हैं ओके, आई कैन नॉट जस्टिफाई मेकिंग देम एवरेज, वी रियली डोंट इवन हैव एनी स्टाफ वी कैन कॉल रिक्वायरमेंट स्पेशलिस्ट। हमारे पास कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जिसको हम कह सकें कि दे आर रिक्वायरमेंट स्पेशलिस्ट। सो एग्जीक्यूटिव ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ करें इस चीज़ पे, और इस फैक्टर को जो है 35% पे शिफ्ट करें, एंड मैनेजर से ओके। मतलब आपके एग्जीक्यूटिव ने कहा कि आप इसको 15% से बढ़ा के इम्प्रूव करें कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी आर नॉट सो बैड, तो आप उसको इम्प्रूव करके 35% पर ले जाएं। एंड मैनेजर सेज ओके। इट मीन्स कि यू हैव टू, जो आपने कैलकुलेशन किया है, जो कैलिब्रेशन की है हिस्टोरिकल डाटा को मैप करते हैं, उसको फिर आप अपने करंट सिनेरियो से मैप करके फिर नया एस्टिमेट है। ऐसे नहीं कि आपने कहा लास्ट टाइम उस प्रोजेक्ट में दो महीने लगे थे स्टडीज में, अभी हम 2 महीने में कर देंगे। ठीक है, सो आपको सिनेरियो टू सिनेरियो पे मैच करना है कि उस टाइम डेवलपर कैपेबिलिटी क्या थी, अब क्या है, उस टाइम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, और अब क्या वही टेक्नोलॉजी है या चेंज हो रही है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स भी ओवरऑल टाइम एफर्ट को बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? रिड्यूसेस एस्टिमेशन पॉलिटिक्स। टिप क्या है यहाँ पे? The previous example reduced effort by 23%. If the executive would have succeeded in taking the manager for requirement detail to average instead of 35%, the effort would have reduced by 39%. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर लास्ट वाली जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की उसमें अगर आपका एग्जीक्यूटिव जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है मैनेजर को जो है वो आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियर को 35% पे लाने पर, तो आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो कितने, एफर्ट जो है वो कितने रिड्यूस हो जाएंगे? 39%। ठीक है, और ये है कि कह रहे हैं कि एवरेज हमारे पास 300 टू 450 डिलीवर लाइन ऑफ कोड पर स्टाफ मंथ है, मतलब हर स्टाफ मंथ मेंबर जो है वो पर मंथ 300 टू 450 लाइन ऑफ कोड डिलीवर करता है। तो इस चीज़ पे एज्यूम करते हुए हमने ये चीज़ कैलिब्रेट की, हमने ये चीज़ कैलकुलेट की है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 400 एलओसी पर स्टाफ मंथ देगा। ठीक है, सो ये डाटा कहाँ से आया? ये सारा हिस्टोरिकल डाटा से आया है। यूज टिप क्या है यहाँ पे? यूज हिस्टोरिकल डाटा टू हेल्प अवॉइड पॉलिटिकली चार्ज estimation discussion arising from assumptions like my team is below average। ठीक है, आप ये हमेशा, क्योंकि मैनेजर हमेशा ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो टीम अच्छी नहीं है, हम ये काम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, हमें टाइम लगेगा। तो हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करते हुए आप चीज़ों को और ज़्यादा बेटर विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि नहीं यही टीम है या इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और लास्ट टाइम ये काम हमने ऐसे किया था, तो अब जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली एक कंपैरिजन बेस्ड एनालिसिस हो जाएगा कि उस प्रीवियस डाटा को यूज करते हुए आप न्यू करंट प्रोजेक्ट के एस्टिमेट दे रहे हैं। ठीक है, इस डाटा क्या क्या हम कलेक्ट कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ डाटा। साइज, सबसे पहले साइज इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑफ कोड और समथिंग एल्स व्हिच यू कैन काउंट। ठीक है, नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ मेथड्स भी हो सकते हैं। एफर्ट इन स्टाफ मंथ्स, कितने स्टाफ मंथ्स रिक्वायर्ड होंगे।
टाइम इन कैलेंडर मंथ्स, ये कितने मंथ्स लगेंगे कंप्लीट होने में, एंड डिफेक्ट्स क्लासिफाइड बाय सेवेरिटी, और फिर आपके पास क्या होंगे, डिफेक्ट्स होंगे कि कितने डिफेक्ट्स हैं जिनको आप उनकी सेवेरिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा डिफेक्ट ज़्यादा सेवियर है, उसका इम्पैक्ट आपके सिस्टम पे ज़्यादा पड़ेगा। Even small data comprising of 2 to 3 projects can allow you to create meaningful ratio for estimation. अगर आपके पास बहुत कम डेटा है, थोड़ा डाटा है और 2 से 3 प्रोजेक्ट्स का डाटा है, उसकी बेसिस पे भी आप मीनिंगफुल एस्टिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम साइज की बेसिस पे मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो क्या क्या इशू आ सकते हैं। फॉर एलओसी है, जब हम एलओसी बेस्ड लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है कि क्या हम सारी कोड को काउंट कर रहे हैं और जो इस रिलीज में यूज हुआ है हम उसको काउंट कर रहे हैं। हाउ डू यू काउंट कोड रीयूज फ्रॉम प्रीवियस वर्जन, अगर हमारे पास प्रीवियस वर्जन का कोई मेथड है, कोई कंपोनेंट है जो हमें इस वर्जन या इस रिलीज में भी रिक्वायर्ड है, तो हमने जो उसको कॉल किया है या यूज किया है, तो क्या हम उसको भी दोबारा से काउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रीवियस रिलीज का है ना, वहाँ पे हमने उसका काउंट दिया है, तो क्या इस रिलीज में आप उसको दोबारा से काउंट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी कोड यूज किया है, कोई एपीआई लिंक किया है या कोई और कंपोनेंट ऐड किया है, तो उसको आप कैसे काउंट करेंगे। डू यू काउंट ब्लैंक लाइन्स एंड कमेंट्स, अगर आपने अपने कोड में ब्लैंक लाइन्स और कमेंट्स दिए हैं कोड अंडरस्टैंडिंग और रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, तो क्या आप उसको भी काउंट करेंगे। डू यू काउंट क्लास इंटरफेसेस, अगर आपने इंटरफेसेस वगैरह बनाए हैं तो उनको भी काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। डाटा की जो डिक्लेरेशन है, जो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, वो भी आप काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। और किस तरीके से आप काउंट करेंगे कि अगर एक लाइन को मल्टीपल लाइंस में ब्रेक किया गया है इन ऑर्डर टू अचीव रीडेबिलिटी, तो उसको आप क्या सिंगल लाइन कंसीडर करेंगे या आप मल्टी लाइन जो आपने जितने उसमें ब्रेक किया आप उन सबको काउंट करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस माइंड में रख के फिर हम एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि कितने एलओसी। पहले आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, कोशिश करें कि उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आप एस्टिमेशन करें। जब हम एफर्ट को मेजर कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या इशू आ सकते हैं, जो किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज किया है, आवर्स में किया है, डेज में किया है, और कोई और यूनिट है आपके पास जिसके थ्रू आपने टाइम को काउंट किया है। अनपेड ओवर टाइम, ऐसा टाइम जो अनपेड है लेकिन ओवर टाइम है, जिसके लिए आप अपने प्रोग्रामर को पे नहीं कर रहे लेकिन वो फिर भी ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, तो उसको आपने किस तरीके से काउंट किया है। अगर कोई छुट्टी ली है किसी ने, कोई वेकेशन पे गया है या कि ट्रेनिंग के लिए ऑफ किया है, तो उस ड्यूरेशन को आप काउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका आपने किस तरीके से मेजरमेंट में उसको किस तरीके से रखना है। हाउ टू काउंट टाइम डिवाइडेड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट, एक ही रिसोर्स अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है तो उसका काउंट आप किस तरीके, उसके एफर्ट को आप कैसे निकालेंगे। टाइम ऑन सेल्स कॉल्स, ट्रेड शोज, ठीक है, जो उन्होंने कॉल्स किए हैं, कस्टमर से कम्युनिकेशन किया है, साइट विजिट किया है, या कोई हमारे पास ट्रेड शो हुआ है, ठीक है, तो उस पर जितना टाइम लगा है उसको आप कैसे मेजर मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। हाउ टू काउंट ट्रेवल टाइम, और इन सब जैसे अगर कहीं वो कस्टमर क्लाइंट साइड पे विजिट पे गया है या ट्रेड शो पे गया है या कुछ और इस तरीके से कुछ भी है, तो फिर उस जो ट्रेवल टाइम है उसको कैसे काउंट करेंगे आप और उसको एस्टिमेट में कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि इफ योर प्रीवियस प्रोजेक्ट हैड अ हाई परसेंटेज ऑफ अनपेड ओवरटाइम एंड यू यूज दैट हिस्टोरिकल डाटा फॉर योर करंट प्रोजेक्ट, यू हैव कैलिब्रेटेड अ हाई अमाउंट ऑफ ओवरटाइम इन योर करंट प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं कि अगर आपके लास्ट प्रोजेक्ट में आपके पास जो है वो बहुत हाई परसेंटेज थी अनपेड ओवरटाइम की, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ ने ओवर टाइम काम किया था विदाउट पे, बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और आप उसी प्रोजेक्ट के डाटा को ऐसा हिस्टोरिकल डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, हाई अमाउंट, आपको फिर इस करंट प्रोजेक्ट में भी ओवर टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है फिर वो आपके एस्टिमेट को आगे पीछे कर सकती हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि उस टाइम ओवर टाइम बहुत ज़्यादा था तो इस टाइम भी ज़्यादा होगा, लेकिन क्योंकि आप वो हिस्टोरिकल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको वही चीज़ यहाँ पे भी कैलिब्रेट करनी पड़ेगी। ठीक है, so when you are collecting historical data there are some tips in collecting historical data, start small, ठीक है, कम से स्टार्ट करें,
बी श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कलेक्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता हो कि आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं, क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, एंड कलेक्ट द डाटा कंसिस्टेंटली थ्रू आउट, डाटा जो है वो कलेक्ट करते रहें ताकि जो जो चीज़ें कलेक्ट होती जा रही हैं वो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए यूजफुल होंगी। कलेक्ट अ प्रोजेक्ट हिस्टोरिकल डाटा एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे ही करंट प्रोजेक्ट ये जिस पे आप काम कर रहे हैं एंड हो जाए, फौरन से जितनी जल्दी हो सके उसका हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। As project is underway, collect historical data on a periodic basis so that you can build a database profile of your project. जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट काम पे डेवलपमेंट हो रही है, आप उसी वक्त हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दें हिस्टोरिकल बेसिस पे, so that you can build a database profile of your project. ठीक है, तो आपके पास डेटाबेस प्रोफाइल बेस जो है जितना प्रोजेक्ट में जो जो काम हो चुके हैं उन सब के जो है वो एक एंट्री आप करके अपने पास सेव कर सकते हैं। हाउ टू कैलिब्रेट कैसे करना है? अवर डेवलपर्स एवरेज एक्स लाइन ऑफ कोड पर स्टाफ मंथ, ठीक है कि हमारे डेवलपर जो है वो एवरेज क्या करते हैं, कितनी लाइन ऑफ कोड जनरेट करते हैं पर स्टाफ मंथ। 3% टीम कैन डिलीवर एक्स स्टोरेज पर कैलेंडर मंथ, अगर 3 लोगों की टीम है, प्रोजेक्ट टीम है, तो दे कैन डिलीवर एक्स स्टोरेज पर कैलेंडर मंथ, एक महीने में वो इतनी यूजर स्टोरेज जनरेट कर सकते हैं। Our team is averaging X staff hours per use case to create the use case, ठीक है, हमारी टीम जो है वो एवरेज जो है वो इतने घंटे ले रही है हर यूज केस को इम्प्लीमेंट करने में, एंड बाय आवर्स पर यूज केस टू कंस्ट्रक्ट एंड डिलीवर द यूज केस बनाने में एक्स आवर लग रहे हैं और उस यूज केस को डिलीवर करने में, उसका कोड लिखने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में वाई आवर्स लग रहे हैं। मतलब ये इन्होंने रैंडम एक्स वाई क्या है कोई वैल्यू रखने के बजाय वेरिएबल्स यूज किए हैं। In our environment, we average X line of code per FP in C# and Y line of code per FP in Python. तो ये क्या है, ये कैलिब्रेशन आप करेंगे और उसके बाद फिर आपको ये एस्टिमेट्स मिल रहे होंगे। तो जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट पे आप काम कर चुके होंगे उतना ज़्यादा जो है आपके पास हिस्टोरिकल डाटा होगा और उतने ज़्यादा इम्प्रूव आपके एस्टिमेट्स होंगे। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई हो? ओके, अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, इस चार्ट को देख के जरा मुझे एक्सप्लेन करें कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है। लेफ्ट साइड में टीम का साइज गिवन है और राइट साइड पे जो है टीम के साइज के अकॉर्डिंगली ये चीज बताइए कि पर कैलेंडर मंथ आपकी टीम कितनी स्टोरीज जो है वो डिलीवर कर रही है। तो जरा इसको देख के बताएं, ये टर्म बेसिकली कॉल्ड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। जी क्लास, आपने एक्सप्लेन करना ही है कि इसमें क्या हो रहा है।
ओके, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही हूँ। अहमद अली, वर्क इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली अमंग द टीममेट्स। नहीं, जितने ज़्यादा मेंबर्स उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं। जैसे जैसे टीम साइज बढ़ रहा है, स्टोरेज डिलीवर ज़्यादा हो रही है। इकोनॉमी डिसएडवांटेज ड्यू टू टीम बढ़ रहे हैं का एडवांटेज है। नहीं बेटा, एक्चुअली ये हो रहा है कि जैसे जैसे आपके पास टीम बढ़ रही है, टीम का साइज बढ़ रहा है, उतनी एवरेज जो स्टोरीज हैं वो कम होती चली जा रही हैं। ठीक है, टीम साइज 1 है तो 5 यूजर स्टोरीज पर मंथ डिलीवर हो रही हैं। पर जब टीम का साइज 2 से 3 हो गया तो ये कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए, पर ये कितनी हुए हैं? 12। सिमिलरली जब टीम का साइज 4 से 5 हो गया, तो अगर हम 5 का हिसाब लगाएं तो इट कुड बी 25, बट इट्स 22। और अगर हम 6 से 7 के लगाएं तो इट शुड बी 42, बट ये 31 के अप्रोक्सीमेटली। तो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल इज दैट कि हमारे पास जैसे जैसे टीम का साइज बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी कम इस तरीके से हो रही है, हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन चैनल्स बढ़ेंगे। एक बंदा काम कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल है, वही अपनी बेसिस पे काम कर रहा है। जब 1 से 2 लोग हुए तो दोनों में काम डिवाइड हुआ, अब डिवाइड होके काम कर रहे हैं। और यूजुअली होता भी है कि जब आप अपने एग्जाम्पल अपने प्रोजेक्ट की ले लें, जब एक बंदा काम कर रहा होता है तो वो मतलब वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है और वो अपने एंड पे सारी चीज़ें कर रहा होता है कि मैंने ही सब करना है। जैसे ही 1 से 2 होते हैं तो ठीक है मेरा पार्टनर है वो कर लेगा। 2 से 3 हुए, और ज़्यादा काम डिवाइड हो गया और ज़्यादा आप क्या हो गए, आप और ज़्यादा स्लो हो गए। ठीक है, मैं नहीं कर रहा, पार्टनर है वो तो कर लेगा। और फिर विद इन अ टीम प्रोजेक्ट टीम्स में फिर कम्युनिकेशन चैनल्स बढ़ जाते हैं। एक बंदा है, नो कम्युनिकेशन चैनल। 2 है, एक कम्युनिकेशन चैनल। 3 लोग हो गए तो फिर उनके लिए आपको इस तरीके से 6 कम्युनिकेशन चैनल बनेंगे, सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे। 4 है तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कम्युनिकेशन चैनल बढ़ रहा है। तो जब कम्युनिकेशन चैनल बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ रही है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे आपका काम जो है वो स्लो हो रहा है। दैट इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि बंदे बढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट टाइम कम हो रहा है। एक बंदा 5 यूजर स्टोरेज डिलीवर कर रहा है, लेकिन जब टीम का साइज 3 हो गया तो 15 यूजर स्टोरेज डिलीवर होनी चाहिए उस हिसाब से। जब एक बंदा 5 कर रहा है और जब 3 लोग हैं तो 5 इंटू 3 15, बट यहाँ पे हो कितना रहा है? 12। सिमिलरली जब 5 लोग टीम में हो गए, 4 से 5, तो हमारे पास कितनी स्टोरेज डिलीवर होनी चाहिए? 5 के हिसाब से 25, बट ये 25 होने के बजाय 22, मतलब कम हो रहा है। अगर हम 6 to 7 की बात करें तो जब 7 मेंबर हो गए टीम के तो इट शुड बी 42, 35 होना चाहिए। 7, अगर 6 to 7 है तो 30 to 35, तो कितनी स्टोरेज डिलीवर होनी है? 31। तो हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट यूजर स्टोरेज डिलीवर होती जा रही है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे टीम का साइज बढ़ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Use data from your current project to create highly accurate estimate for the remainder of the project. So जो सबसे बेस्ट डाटा होता है, जो एक्यूरेट डाटा होता है, दैट इज प्रोजेक्ट डाटा। बट इसके साथ एक लिमिटेशन ये कि आप इसको स्टार्ट से जो है वो एस्टिमेट नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब तक उसके एस्टिमेट मिलने आपको शुरू नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही आपको करंट प्रोजेक्ट से डाटा मिलना शुरू हो जाए, आप उसको अपने जो है वो एस्टिमेट्स में ऐड करें, ताकि आप रिमाइंडर ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए इट वुड बी हेल्पफुल। Your goal should be switch from your using organization or industry data to project data as soon as you can. The more iterative your project is, the sooner you will be able to do this. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है कि जितनी जल्दी आप ऑर्गेनाइजेशन और हिस्टोरिकल डाटा से निकलकर प्रोजेक्ट डाटा की तरफ स्विच करेंगे, उतने ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा अपने एस्टिमेट्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए।
अच्छा, एक ये जो लास्ट लाइन है, ये क्या चीज डिस्क्राइब करी कि जितने आइट्रेशन होगी आपके प्रोजेक्ट में, जितनी आइट्रेटिव नेचर होगी आपके प्रोजेक्ट की, उतनी जल्दी आपको प्रोजेक्ट डेटा मिलना शुरू होगा। इस स्टेटमेंट की क्या मीनिंग है? जी क्लास। एग्जैक्टली, तो वहाँ ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जब हमारे पास आइट्रेशन में काम होगा। सीक्वेंशियल मॉडल भी तो ये होता है ना कि जब तक हम कोडिंग फेज पे नहीं जाए, कुछ डिलीवरी नहीं है, हम लाइन ऑफ कोड एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम एफर्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हमारे पास आइट्रेटिव नेचर होगी तो हर रिलीज के एंड में कुछ ना कुछ वर्किंग प्रोडक्ट मिल रही होगी। तो जब वर्किंग प्रोडक्ट मिल रही है तो हम उसकी बेसिस पे एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में डिलीवर हुई एक रिलीज, कितने एफर्ट लगे, कितनी लाइन ऑफ कोड थी। उसकी बेसिस पे हम रिमेनिंग आइट्रेशंस की भी जो है वो इजीली एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आइट्रेटिव प्रोजेक्ट है तो उस पर प्रोजेक्ट डेटा आपको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये एक चार्ट है। ये कह रहे हैं कि अगर आप एस्टिमेट करेंगे एवरेज इंडस्ट्री एवरेज डाटा से, तो ये चार्ट क्या बता रहा है? ये चार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा है स्केड्यूल इन मंथ्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या बता रहा है आपको? वर्टिकल एक्सिस पे कि कितने एफर्ट लगे स्टाफ मंथ्स के टर्म में। तो अगर आप इस डाटा को देखें तो ये बहुत स्कैटर्ड डाटा नहीं है। अगर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम है तो उसके लिए तो फिर आपके पास जो है वो इतना ज़्यादा स्कैटर नहीं, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बढ़ता चला जा रहा है तो आपके पास स्कैट बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही है यहाँ। ठीक है, शो फिगर 8.1 shows an example of an estimate created using industry average data. Each point in the graph represents a possible project outcome created using a statistical technique known as Monte Carlo simulation. The solid black lines represented the median effort and schedule found during the simulation. The dashed black lines represent the 25 and 75 percentile of the effort and schedule. An example of estimated outcomes for an estimate calibrated using industry average data. Total variation in the effort estimate is about a factor of 10, from about 25 staff months to about 250 staff months. तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके एस्टिमेट्स में बहुत ज़्यादा 25 स्टाफ मंथ से लेकर आपके पास कितना कहाँ तक जा रहा है, अबाउट 250 स्टाफ मंथ। क्लास मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे ही मीटिंग एंड होती है फिर हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे स्टार्ट से।